अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाशिंगटन में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया है, बहुत बड़ा जलसा किया है और उस जलसे से जो खिताब में बातें की हैं तकरीबन वही बातें हैं जो वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ पहले भी रहा है। और इस दफ़ा कुछ नई बातें ये की हैं कि जो सहूलतें गिरफ़्तार अरकान को यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के गिरफ़्तार रहनुमाओं को जो जेलों में सहूलतें दी जा रही हैं, टीवी, एयर कंडीशन वगैरह, वो मैं वापस जाकर उनसे वापस ले लूँगा। और वज़ीर आज़म का ये कहना है कि पैसे दें और जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। रज़ा खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के ख़िताब पर बात करेंगे खत्री साहब से। खत्री साहब, वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ यहाँ पर पाकिस्तान में तो तकरीरें जो पार्लियामेंट के अंदर हों या बाहर हों, हमें पता है, आपको भी पता है। अमेरिका में जाकर चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के और जो तकरीर की है उस पर पहले आप क्या कमेंट करेंगे, ये पहले बताएं। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने सिर्फ एक बात के अलावा बाकी तो सारी वही बातें की हैं जो जब भी वो बाहर जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं और उसमें ऐसा लगता है कि वो अभी तक भी जो है वो कंटेनर पर ही मौजूद हैं। अब क्योंकि वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये सारी बातें वो इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इनके जो दौरे हुकूमत है 11 माह का, उसमें आवाम की जो एक तरफ तो मुल्क की मईशत बिल्कुल उसको वो क्या कहते हैं कि नीचे आ गई है, उसका जो हजम था। दूसरा ये कि जो हाल ही में जो उन्होंने बजट पेश किया उसमें भी आवाम की जेब के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया है। तो अब ये सारी जो सूरत हो रही है उसमें उनके पास इसके बगैर और कुछ चारा है नहीं कि वो ये बात करके अपने वोटर है उसको इंटैक्ट रखें अपने साथ। दूसरी, उन्होंने जो ये बात वो करते भी रहे हैं कि पैसे दें और चले जाएं, लेकिन यहाँ एक और कानूनी बात है, वो ये है कि एहतसाब का जो कानून है जिसके तहत मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा दी गई है, वो बात कर रहे हैं कि भाई आप पैसे दें जाएं, तो इसका मतलब ये कि वो एक तो वो माने, उसके बाद प्ली बारगेन करें, उसके बाद पैसे दें, फिर चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट या एहतसाब अदालत की जानिब से जो फैसले आए हैं उसमें एक बड़ा अहम है। एक तो ये है कि एहतसाब अदालत ने कहा कि असासों वो जो उनके आमदनी है और उसके जो अखराजात है उसमें बड़ा फ़र्क है, तो इस हवाले से उनको सज़ा देगी। लेकिन यहाँ सवाल ये होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी अपने किसी फैसले में, कि इस बात का तयन कौन करेगा कि उनकी आमदनी कितनी है, ये तो अभी तक तय नहीं हुई। अब क्योंकि एक वन साइडेड ट्रैफिक भी है और दूसरा इशू ये भी हुआ है कि जब आपको याद होगा पनामा केस आया और उसके बाद JIT बनी, तो ये तासुर आम था कि अब नवाज शरीफ को फिक्स किया जाएगा और उसमें मुस्लिम लीग नून ने बड़ी जो है वो महारत के साथ वो जो मीडिया मुहिम थी उसको भी इस तरह मुहिम को चलाया। नतीजे में वो ये साबित करने में कामयाब रहे कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ इंतकामी कार्रवाई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। इमरान खान सिर्फ उसका एक मोहरा है और वो इस बात को एक फेस है जो उसको आगे चला रहा है। उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक मजबूत और ठोस किस्म का मौक़िफ़ है कि डाउन लीग्स के हवाले से जो बात हुई थी उसकी सज़ा दी जा रही है। ये एक अलग बात है कि उन्हीं दिनों में जब डाउन लीग्स आई तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद PM हाउस की तरफ से इसकी न सिर्फ तरदीद जारी की गई बल्कि मीडिया को कहा गया कि वो इसको बाकायदा बड़े पैमाने पर चलाएं ताकि ये तासुर ज़ाहिर हो कि दहशतगर्दों के हवाले से जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं और वो जो खबर छपी थी उसमें सारा इल्ज़ाम जो इन पर आया तो ये उस असर को ज़ाहिर कर सके। अब ये सारी सूरत जो उन दिनों से चलती आ रही है, अब हम नून लीग के अंदर भी देखते हैं कि दो वाज़ेह मौक़िफ़ हमें नज़र आते हैं। एक मरीम नवाज़ का है मौक़िफ़, एक मियाँ शहबाज शरीफ का है जो सबके सामने, और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस तरह की बातें वाज़ेह हैं। अब दूसरा हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने इस तरह किया, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान अपने उसी मौक़िफ़ को मुसलसल वो दोहराते रहे हैं हर जगह। मुझे कि जो वाशिंगटन में उनका जो जलसा था, जाहिर बात है वो बड़ा मुतासिर भी था, बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन उसमें उन्होंने जो बातें की, मेरा ख्याल ये था कि शायद वो अमेरिका में जो रहने वाले लोग हैं उनसे ये अपील करते हैं कि आप जो रिमिटेंसेज हैं वो थ्रू बैंक भेजें, यहाँ इस्लाम पाकिस्तान में आएँ,
इन्वेस्टमेंट करें, आप पाकिस्तान में आकर जो टूरिज़्म है उसके हवाले से इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको रेस्टोरेंट्स के लिए या जो वो तजावीज़ दें वो सारी हम मानने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तो मुझे ये लगता है कि वो सारा इंटैक्ट रखने के लिए बातें कर रहे हैं। दूसरा, वो पैगाम भी देना चाह रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, कि आप पैसे दें। लेकिन सब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, फ़र्ज़ करें उनके ऊपर आप 200, 400, 500 अरब रुपए के हथियाने के इल्ज़ाम लगाएं। पहली बात तो वो तो साबित जब हों, ये तो एक अलग इशू है और वो साबित होंगे भी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इतने पैसे आपको दे भी दें तो ये मुल्क क्या माशी बहरान से निकल जाएगा? जवाब है नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको बहुत पैसे चाहिए, बहुत ही पैसे चाहिए। तो ये कि आपका जो तिजारती खसारा है वो 28 अरब डॉलर से ज़्यादा है। अभी इस हुकूमत ने आके कुछ कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मईशत की जो सूरत हाल में नज़र आती है, आप देखें ना, रियल इस्टेट है, उसके बाद छोटे मैं मईशत पे आता हूँ। मेरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब पहले दिन से जिस तरह गंदा किए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी नून लीग की क़यादत को, अमेरिका में भी जाकर वही बातें की हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग काउंटर नैरेटिव क्यों नहीं दे सकी इमरान खान की बातों का? लोग उनकी बातों को सही समझ रहे हैं, सच समझने लगे हैं कि नून पीपी खा गई है। नून और पीपी उस पोजीशन में हमें नज़र नहीं आ रहा है कि काउंटर नैरेटिव कोई लोगों को दे सकें कि ऐसा नहीं है, जो खान कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं है? इसमें शाकिर साहब, मेरा ख्याल आपको थोड़ा गहराई से जायज़ा लेना होगा। एक तो इशू ये है कि नून लीग के अंदर भी दो नैरेटिव हैं। एक मरीम नवाज़ का नैरेटिव है, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो। दूसरा मियाँ शहबाज शरीफ का है कि तमाम इदारों को साथ मिलकर चला जाए, विन विन वाली पोजीशन में। तो उसमें क्योंकि शहबाज शरीफ इन सारी चीज़ों को समझते हैं, उन्हें अंदाज़ा है कि आप जो है वो शेर की कछार में हाथ नहीं डाल सकते, वो समझते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया देखी है। मरीम नवाज़ हैं वो, क्योंकि उन्होंने जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर वो पैदा हुई थी और वो मुसलसल या तो वज़ीर आज़म हाउस उन्होंने देखा, उसके बाद जलावतनी का थोड़ा पीरियड था, कुछ वक्त जेल का था, उसके बाद जो जलावतनी अख्तियार की तो वो भी वहाँ सऊदी अरब में महलों में ही रहे। तो अच्छा, इसी सूरत हाल में हम देखते हैं कि अब वो, क्योंकि वो जज्बाती बहुत ज़्यादा हैं, और सियासत में कभी भी आप जज्बाती तकारीब तो लोगों से तालियां बजवा सकते हैं, लेकिन सियासत में आपको बिल्कुल जो है वो देख कर चलना पड़ता है, आगे पीछे सब देखना पड़ता है। अब मुझे ये बताएं कि मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है कि एक बंदा कह रहा था कि भाई मेरा दादा बड़ा दिलेर था। उसने कहा किस तरह? उसने कहा एक दिन वो जंगल में जा रहा था तो शेर सामने आ गया। उसने कहा फिर क्या हुआ? उसने कहा मेरे दादा ने शेर के मुंह में हाथ डाला और उसको पछाड़ दिया। उसने कहा फिर क्या हुआ? उसने कहा फिर शेर ने चीर पाड़ दिया दादा को, दादा मर गए। बहादुरी जो है वो ये नहीं होती कि आप जो है अपनी जान दाव पे लगा दें। आपको पाकिस्तान के हालात का जो है वो इतराक होना चाहिए, एक तो ये। दूसरा ये कि ये सारी जो सियासत करते हैं, जिस तरह हम आपके प्रोग्रामों में ये डिस्कस करते आ रहे हैं, असल में वो अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए इदारों को अपने लात के नीचे रखना चाहते हैं। वो अवाम के लिए नहीं रखना चाहते, वो आइन की बालादस्ती के लिए नहीं रखना चाहते। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में उनसे थोड़ा फ़र्क है। अब उसका फ़र्क ये है कि पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी का नैरेटिव न सिर्फ पार्टी में कबूल किया जाता है, लेकिन उसका नैरेटिव जो है बिलावल साहब का बाकी मुल्क के दीगर जो सियासी फोर्सेज हैं उसमें भी कबूल किया जाता है। आप देखें ना, इमरान खान साहब ने जो वाशिंगटन में तकरीर की, उसमें मुझे बड़ी हैरानगी हुई। उन्होंने पहली बार कहा कि वो लिबरल हैं लेकिन मौलाना फजल रहमान के साथ बैठे हैं। इसका मकसद ये कि पहली बार हुकूमती सतह पर इस बात को रियलाइज़ किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिबरल है। हालांकि कभी कभी मुझे लगता है कि वो अपने भी किए गए फैसलों से भी पीछे हट जाती, वो स्टैंड नहीं ले सकती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका एक छोटी सी मिसाल सिंध में जबरी मजहबी तब्दीली की जो बिल थे उससे पीछे हटना था। उसका सबब भी मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी का दबाव था। तो अब ये बिलावल साहब का जो नैरेटिव है वो माना भी जा रहा है, और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ही वक्त में दोनों फोर्सेस के साथ जो है वो उनको दीवार से लगाना नहीं चाहती। मेरे ख्याल बिलावल साहब को स्पेस मिलना शुरू हो गया। इस बात को भी देखना चाहिए कि वो अचानक अमेरिका चले गए हैं, वहाँ उनकी क्या मसरूफियात हैं, कहीं से कुछ भी अभी तक सामने नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि वो भी किसी अहम एजेंडे पर गए हैं, कोई ज़रूर ऐसा काम है जिस वजह से गए हैं। मुमकिन है शायद इस तरह की सूरत हाल हो,
और शायद यही सबब है कि आसिफ अली जरदारी का नाम वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में लिया कि मैं जो है वो उनसे एयर कंडीशन और टेलीविज़न की सहूलियात वापस ले लूँगा। मियाँ नवाज शरीफ से इमरान खान ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन शायद अगर वो ये समझते हैं, वो दावा भी करते रहे कि हमने इदारों को आज़ाद किया तो इदारों ने अपना काम शुरू किया, इसका मतलब ये कि अगर वो नैब को कहेंगे कि जरदारी साहब से आप ये फैसिलिटी वापस ले लें, तो इसका मतलब ये कि फिर तो ज़ाहिर हो जाएगा कि आप जो कुछ कहते हैं वो तो करते हैं नहीं। हाँ, ये बताएं, समझ में मुझे समझाएं कि मौजूदा हुकूमत किफ़ायत शुआरी की मुहिम शुरू की हुई है, पैसे भी बचा रहे हैं, लेकिन मुल्की मईशत मज़ीद तकलीफ़ में जा रही है, अवाम तकलीफ़ में जा रहा है, बोझ मज़ीद बढ़ रहा है। आप अगर बचत कर रहे हो तो वो कहाँ जा रही है? सर साहब देखें ना, अब एक तो हमारे पास पॉपुलर नैरेटिव है कि यार ये हुकूमत आई और इसने डुबो दिया। ऐसा नहीं है। इस हुकूमत ने आते ही इसको 10 अरब डॉलर जो हैं वो इसको देने पड़े हैं सूद और कर्जे की मद में। 10 अरब डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और ये डॉलर महंगा होने में जो कर्जा बढ़ा है वो तो अलग है ना, वो तो अलग बढ़ा। अब इशू ये था कि इसाक डार या नून लीग की हुकूमत इसको आर्टिफिशियल तरीके से खड़ा करती रही ना, डॉलर को वो लोन लेकर। आपकी करेंसी 70 साल में तो आर्टिफिशियल काम नहीं चला होगा ना कि डॉलर को 70 साल में नहीं ना। मैं पूछ रहा हूँ कि 70 साल में 108 रुपए पे डॉलर रुका 70 साल में तो था। मेरी बात समझिए ना कि ये 108 रुपए पर डॉलर इतने पूरे अरसे में आया है ना। नहीं क्या मतलब मुशर्रफ दौर में 35 रुपए डॉलर था, इससे पहले भी बढ़ता गया है। ये 40-50 सालों में बढ़ा है ना 108 रुपया जो भी हुआ है। तो इन्होंने 108 रुपये में अगर 8 रुपये बढ़ रहा है 100 मतलब 30-40 सालों में, तो इन्होंने 10 महीनों में 60 रुपये बढ़ा दिया। 10 महीनों का मार्जिन आप चेक करें कि 60 रुपये अगर 10 महीनों में बढ़े और 108 रुपये बढ़े 30-40 सालों में, ऐसा नहीं है। तो जुल्म इनका है या जुल्म 40 साल? मेरी बात सुने, ये समझा? नहीं मेरी बात सुने। आपको याद होगा निगरान हुकूमत बनी थी तो वो डॉलर 108 वाला 125 तक पहुंच गया था, याद होगा ना। इसका ऊपर नीचे होता रहा है। नहीं, ऊपर नीचे 1, 2, 4, 5, 10 रुपए की तो बात समझ में आती है। 8 से 25 तक चले जाना तो इसका मतलब ये है कि 7 वो हो गए और 17 रुपये बढ़ गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे ये आए तो आपको याद होगा कि ये अगस्त में आए थे और इस माह में इनको सारी पेमेंट्स देनी थी जून से पहले। तो कर्जा कम हो गया है? नहीं, कम नहीं हुआ, ड्यूज थे 10 अरब डॉलर के। तो इसका मतलब है कि आपको आईएमएफ के पास जब जाना था तो आईएमएफ ने कहा कि आपकी बेहतरी, मुझे समझाए आम आदमी समझना चाह रहा है कि 10 महीने की बेहतरी, कोई बेहतरी नहीं हुई। सारे शोबों के अंदर बड़ी वो बदहाली बढ़ी है। उसका सबब यही है, एक तरफ देखे ना, ये कहते हैं आपके ऊपर आईएमएफ एफएटीएफ का दोनों का दबाव है। आईएमएफ कहता है कि आपकी जो करेंसी की ओरिजिनल कीमत है उसको लाएं जो उसकी मार्केट है, ठीक है ना। एफएटीएफ कहता है कि ये जो बदमाशियां करते हैं, यहाँ से पैसे हुंडी के जरिए चले जाते हैं, फिर यहाँ भेज देते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेरर फाइनेंस होता है, ये सारी चीज़ें खत्म करें। तो आपके तरफ देखें ना 3-4 दबाव बढ़ गए। यही मौका था कि वज़ीर आज़म अमेरिका गए तो उनके जाने से पहले आपको हाफिज सईद को अरेस्ट करना पड़ा, आपको बहुत सारे काम करने पड़े। तो मकसद ये है कि आप एक दूसरे फेज़ में जा रहे हैं। तो यहाँ जो रियल एस्टेट का जो कारोबार करते हैं उनके पास सारी ब्लैक मनी है। जो कराची के अंदर व्यापारी है, लाहौर के अंदर व्यापारी है, फैसलाबाद के अंदर व्यापारी, कोई उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सारी कुछ भी नहीं, सारा कैश पे चलता। अब ये कहते हैं कि भाई इसको आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में लाएं, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को ये फैसला करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से चलना है। ये ब्लैक इकोनॉमी आपने कर ली, चला ली, लेकिन अब आपको ये चलना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसमें ये इनको दोष देता हूँ हुकूमत को कि इनकी ज़बान बड़ी है, इसलिए इन्होंने अपने बहुत सारे मसाइल अपनी ज़बान है और उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे मसाइल अपने पैदा किए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर ये ऐसा न करते तो शायद जो इनका वोटर इंटेक था वो शायद न रहता। चलें, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। खत्री साहब की राय आपने सुनी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।